हेलो एवरीवन, दिस इज सी प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In the last video, we had discussed about the statutory update released by the Institute for CA Final November 24 attempt. Now, in this lecture, we are going to discuss the judicial update that has been provided by the Institute for the upcoming November 24 examinations. इन स्टैट्यूटरी अपडेट आई हैड मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन कि काफी सारे अपडेट्स सिमिलर हैं जो मई 24 में ऑलरेडी कवर हो चुके थे, और सेम चीज यहाँ पर भी है। जुडिशियल अपडेट में काफी सारे केस लॉज वही है नवंबर 24 के जुडिशियल अपडेट में, जो कि मई 24 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो मेरा मई 24 का जो वीडियो है विच आई हैड रिलीज्ड एट दैट टाइम, आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and you can just refer to them. And for the additional case laws जो कि specifically November 24 के लिए ऐड हुए हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। So that ways अगर आप लोग ऑलरेडी May 24 वाला अटेंड कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिकली November 24 वाले ही देखने को मिलेंगे, राइट? चलिए, so let us discuss the first case law that has been added in the November 24 judicial update is, just a second, yes. So BDR Finvest Private Limited versus DCIT, latest है case law 2024. Now, whenever there is a new case law, obviously it is very very important to keep in mind कि वो examination point of view से काफी relevant हो जाता है ना, latest updates है। तो judicial update में हमको वही सारे case laws आते हैं जो कि latest है, relevant है, तो इनको काफी अच्छे से हमको prepare करके जाना है। चलिए, before discussing any case law, first we'll be going through the facts कि specifically क्या facts थे उस particular case के जिसके संदर्भ में ये decision सुनाया गया, then what were the sections that were involved, and then we'll reach to the conclusion, ताकि आपको एक understanding बैठे कि exactly किस process से हमारा judgment आया है। Okay, चलिए, so BDR Finvest Private Limited, is the issue was, is the deductee entitled to claim credit for tax deducted at source if the amount of 20 TDS is not reflected in Form 26AS because the deductor has not deposited it with the government. ये एक practical difficulty है। There are a lots of cases where we see कि हम लोगों ने जो मतलब हमारे डिडक्टर ने TDS डिडक्ट किया बट रिटर्न नहीं फाइल किया, या रिटर्न फाइल करी बट हमारी एंट्री उससे मिस हो गई है, तो हमारे 26AS पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, करेक्ट? एंड क्योंकि हमारे 26AS पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हम लोग जब रिटर्न फाइल करेंगे तब हम उसका क्रेडिट अगर लेते भी है मैन्युअल एंट्री डाल करके, तो प्रोसेसिंग में एरर आएगा ही, बिकॉज वो 26AS से क्रॉस चेक करेगा और बोलेगा भाई 26AS पे नहीं दिख रहा है तो हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। सो ये इशू है। अब इस इशू में सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो डिडक्ट हो गया है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो क्रेडिट के लिए मैं एंटाइटल्ड हूं कि एंटाइटल्ड ही नहीं हूं ऑल टुगेदर? सो क्या बोला है उन्होंने, फैक्ट्स देखो। असेसी रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिडक्टर, द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड, असेसी ऑफर्ड द एंटायर इंटरेस्ट इनकम, ग्रॉस इनकम उसने ऑफर करी व्यवस्थित, उसने उसकी तरफ से कोई गलती नहीं करी और उसने टीडीएस का क्लेम लिया। लेकिन 143(1) जब ये प्रोसेस हुआ, इंटीमेशन आया, तो उसमें क्रेडिट अलाउ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वी नो सिस्टम है, सीपीसी है, उसने 26AS से क्रॉस चेक करने की कोशिश करी, उसको 26AS पे क्रेडिट दिखा नहीं, फेच नहीं हुआ, उसने अपने को क्रेडिट दिया नहीं। एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर 154 वाज आल्सो रिजेक्टेड फॉर द रीजन दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द 26AS, और अब आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ऑब्वियसली गलती है, बिकॉज मेरा तो टैक्स डिडक्ट भी हो गया और अब मुझे क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, तो मुझे सेल्फ असेसमेंट पे करना पड़ेगा, तो मेरा तो डबल नुकसान हुआ। कौन से प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे वो देखते हैं। सेक्शन 199 बोलता है कि अगर आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है और सरकार के पास पहुंच चुका है, तो वो आपके बिहाफ पे ऑलरेडी टैक्स पे हो गया है और आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या बोला है देखो, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड at source and paid to the central government shall be treated as a payment of tax on behalf of the person from whom is income deduction is made। तो ऑलरेडी आपके नाम पे उतना टैक्स सरकार को मिल चुका है। 205 सेक्शन बोलता है where tax is deductible the assessee shall not be called upon to pay the tax himself
to the extent which has already been deducted. तो अब क्या बोला उन्होंने कि भाई ऑलरेडी डिडक्ट अगर हो चुका है तो असेसी को आप नहीं बुला सकते वापस कि तुम पे करो किसी भी वजह से, अगर उसका टीडीएस ऑलरेडी हो चुका है तो. सो डिसीजन क्या दिया हाई कोर्ट, रेफरिंग द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग इन केस ऑफ संजय सुदान वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी, एक पुरानी रूलिंग का रेफरेंस लेके उन्होंने एम्फेसाइज किया कि टीडीएस इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, राइट. और टीडीएस अगर हो चुका है तो मतलब उसका टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है. प्लस 205 क्लियरली बोलता है कि डायरेक्टली असेसी के ऊपर डिमांड आप नहीं दे सकते हो. तो अगर डिडक्ट हुआ है तो गलती डिडक्टर की है ना, डिडक्टी की कोई गलती नहीं है. अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 199 कैन नॉट कम इन द वे of the deductee in case the deductor failed to deposit the TDS. Therefore, deductee should be given credit. अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप किसके पास जाओ, डिडक्टर के पास जाओ, लेकिन डिडक्टी से आप वापस से पैसा नहीं मांग सकते. The recovery proceedings could be initiated only against the deductor as the deductor, an agent for collecting the tax, has failed to deposit with the government. So गलती किसने करी है, गलती एजेंट ने करी है. एजेंट के पास एजेंट ने सॉरी इन द सेंस डिडक्टर ने गलती करी है, डिडक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसके ऊपर रिकवरी करनी पड़ेगी, डिडक्टी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता. तो सिंपल सा है केस. 199 और 205 के प्रोविजंस को इंटरलिंक करके उन्होंने एनालिसिस करके पोजीशन लिया. ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं. नेक्स्ट इज भारती सेल्युलर लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी. अगेन 2024 का जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सो ऑब्वियसली वेरी मच रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आर सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स required to deduct tax at source under 194H. H कौन सा होता है, कमीशन, करेक्ट है ना. तो कमीशन है क्या, सबसे पहले तो on the difference between discounted price at which it is sold startup kits and recharge vouchers to franchisees or distributors and the sale price at which these products were subsequently sold by the franchisees or distributors. तो basically question क्या है कि सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर है जो भी, उसने ये जो भी स्टार्टअप किट्स या रिचार्ज वाउचर्स वगैरह हैं ये सब एक डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किए. ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको एंड यूजर को सेल किया, तो क्या इस इनकम के ऊपर इसको कमीशन का बोल के टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्या, है ना. चलो क्या बोला है उन्होंने, रेलेवेंट प्रोविजंस कौन सा है, पहले तो 194H समझते हैं. तो 194H के लिए उन्होंने सेक्शन बता दिया कि अगर कमीशन आप पे कर रहे हो at the time of credit of such income or payment at the time of such payment of income in cash or by check, whichever is earlier, deduct tax at the rate of 5%. और कमीशन की डेफिनेशन क्या दी हुई है, एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड or for any services in the course of buying or selling of goods or in relation to any transaction relating to any asset valuable article not being securities. So पहला पार्ट अगर हम देखें तो वो बोलता है कि आप किसी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हो, दैट इज बेसिकली यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट, तब वो कमीशन होगा. या फिर आपके नॉर्मल परचेज सेल के रिस्पेक्ट में जो हम ब्रोकरेज जैसा पे करते हैं, अगर वैसा कोई असेट रिलेटेड या गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो भी कमीशन की डेफिनेशन में आएगा, बट नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज. एनालिसिस क्या हुआ है, टू डिसाइड वेदर अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ as an independent contractor and not as an agent, it has to be examined whether he intends to make profit or is entitled to receive a pre-arranged remuneration. दो बातें होती हैं. देखो, सपोज मेरा इंटेंशन है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मतलब मेरी सेल प्राइस जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा, या फिर मेरा एक प्री डिटरमाइंड रेम्यूनरेशन है कि हाँ भैया इतना इतना परसेंट तुमको दिया जाएगा, फिर तुम प्रॉफिट का तुमको कोई तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है. इफ द पार्टी इज कंसर्न्ड अबाउट एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ and making the maximum possible profits, he usually regarded as a buyer and not as an agent. तो मैंने कोई सामान खरीदा
अब मैं उसको मार्केट में बेचूंगी तो मैं उसमें दिमाग लगा रही हूँ कि यार मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकता है। यहाँ मैं सामने वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट एन एजेंट। लीगल पोजिशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एजेंट। एजेंट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब उसके पास वो सामान आ चुका है, अब वो उसको सेल कर रहा है नया। द डिस्ट्रीब्यूटर बाइज द गुड्स ऑन हिज अकाउंट, उसके बिहाफ पे नहीं लेता है, एंड सेल्स देम इन हिज टेरिटरी। So he does not act as a communicator or a creator of the relationship between the principal and a third party. The franchisee distributor was free to sell the prepaid products at any price below the price printed on the pack. MRP से नीचे कितने में भी सेल करे, वो उसके ऊपर है, वो उसको कितना प्रॉफिट बनाना चाहता है, राइट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिम्ब ऑफ डेफिनेशन हमने ये एनालाइज किया कि इसको एजेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। पहले तो वो समझ लो कि भाई कमीशन है मतलब क्या, कहीं ना कहीं एजेंसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। एजेंट है क्या, वो हमने बात करी कि एजेंट तो नहीं लग रहा है, खुद के बिहाफ पे खुद खरीद के खुद बेच रहा है, एजेंट तो नहीं है, किसी और के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर रहा। नाउ 194H ये बोलता है कि द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे, तो लाइबिलिटी टू डिडक्ट किसके ऊपर है, जो व्यक्ति कमीशन देता है, राइट। वही कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने तुमको हायर किया मेरा सेल्स बढ़ाने के लिए, मेरी सेल्स बढ़ी, मैंने तुमको बोला ठीक है 5% तुम्हारा, तो मैंने तुमको कमीशन पे किया। ओके, सो पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे इज लायबल टू डिडक्ट अंडर टीडीएस अंडर 194H। नाउ person responsible for paying does not dodge the obligation to deduct the tax at source even when the payment is indirectly made or directly made. However, deduction in terms of 194H is not to be extended and widened in ambit to apply to true genuine business transactions where assessee is not the person रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग और क्रेडिटिंग इनकम। मतलब हमारे केस में जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेटर्स हैं, वो ऑपरेटर्स जो हैं उनके हाथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम पे कर रहे हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग और क्रेडिटिंग द इनकम। द असेसी नीदर पेज नॉर क्रेडिट एनी इनकम। उसने क्या किया, उसने गुड्स बेच दिए, अब आगे उसकी वो जो इनकम हो रही है कस्टमर के साथ, उसका ओरिजिनल कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिडक्ट द टैक्स एंड कंप्लाई विद सेक्शन 194H। Accordingly, Apex Court has held that the contractual obligations of the franchisees or distributors did not reflect a fiduciary relationship of the fiduciary character of the relationship or the business being done on the principal's account। तो किसी और के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। दो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है, नॉर्मल सेल परचेज के ट्रांजैक्शंस है। इसने इसको सेल किया, इसने इसको सेल किया, ये इनकम के ऊपर इसका कोई भी राइट नहीं है, तो ये इसके ऊपर टीडीएस नहीं कर सकता। क्या बोला एंड में, दैट हेंस 194H इज नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि कहीं से कहीं तक ये ना तो वो कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और ना ही वो एजेंट के डेफिनेशन में फिट बैठता है। सो 194H विल नॉट बी अप्लीकेबल। ठीक है, चलो। Now, so these were the two case laws that are added for November 24. One or two more, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करे उन्होंने November 24. Yes, ये वाला है। Now, this is a very interesting and a good case law, a very practically मतलब you know relatable case law। और रॉयल्टी की डेफिनेशन में बहुत लिटिगेशंस होते रहते हैं, अगर आप देखोगे भी कभी तो ये बहुत अच्छा केस है। GoDaddy.com LLC वर्सेस ACIT 2023 का केस लॉ है। क्या बोला है देखें, whether the fees received by a foreign company as a consideration towards providing domain name registration services amounts to royalty under section 916। क्या दे रहा है GoDaddy, सबको पता है हम लोगों को क्या है, डोमेन नेम देता है। आपको बिजनेस करना है, आपको डोमेन नेम चाहिए, आप खरीद सकते हो। नाउ क्या सिचुएशन थी, फैक्ट्स क्या है देखो। Assessee is based in USA, तो GoDaddy.com LLC है, USA बेस्ड कंपनी है। इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
permanent establishment is basically a kind of place through which the foreign company or the non-resident is carrying on its business in India. तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में. It is an accredited registrar for the Internet Corporation of Assigned Names. तो उसके पास रजिस्ट्रेशन है कि वो लोगों को डोमेन नेम असाइन कर सकता है. Assessee provides services such as domain name registration, website design, web hosting, ये सारे काम वो करके देता है कि ठीक है आप डोमेन भी मुझसे ले लो और उसको पूरा वेबसाइट डिजाइन वगैरह आपकी करने का भी मैं आपको करके दे दूंगा. Part of the fee received is kept by the assessee, whereas the remaining is shared with the ICANN and the registry. जो उसने ले रखे registrations उनको फीस देनी पड़ती है ऑब्वियसली. तो जितना आप रिसीव करते हो वो थोड़ा सामने वाला खुद रखता है, मतलब GoDaddy खुद रखता है और बाकी का वो कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज को चला जाता है. द असेसिंग ऑफिसर कैटेगराइज द फी रिसीव्ड एज अ रॉयल्टी. उसने बोला कि भैया रॉयल्टी. अभी क्यों बोला रॉयल्टी वो समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि ये राइट टू यूज और द यूज ऑफ सर्वर्स मेंटेन्ड बाय द अपेलेंट इन द कंट्री, ऐसा बोल के कि आपने जो सर्वर या आपने जो मेंटेन करके रखा है उसको यूज करने का राइट दे रहे हो आप किसी और को, तो ये रॉयल्टी माना जाएगा. पहले तो वापस क्या देखना पड़ेगा रॉयल्टी की डेफिनेशन में क्या क्या रेलेवेंट है. सो रॉयल्टी मींस कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लमसम कंसिडरेशन. दिस इज द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 916, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट. Any lump sum but excluding consideration which would be income under the head capital gain. तो अगर ट्रांसफर कर रहे हो कोई आपका राइट तो फिर आप उसके ऊपर है वो कैपिटल गेन में जाएगा. बट नॉर्मली कोई कंसिडरेशन अगर आपको मिलता है तो वो रॉयल्टी बोला जाएगा. इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग, हाँ, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस in respect of a patent, invention, model, secret formula, etc. तो ये इसके रिस्पेक्ट में कोई प्रोसेस है आपका, वो प्रोसेस आपने किसी और को यूज करने का राइट दिया. क्या बोल रहा है देखो, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स. तो आपने राइट्स उसको दिए और उसको बोला कि भैया इसके बदले मुझे हर महीना इतना इतना पैसे चाहिए, रॉयल्टी हो गया. अगर आप कोई कैपिटल गेन नेचर की इनकम करते हो, मतलब आप सेल ही कर देते हो, आपके पास से ओनरशिप ही खत्म हो जाती है, तब फिर बात अलग है, तब वो रॉयल्टी में नहीं डालेंगे. द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द डोमेन नेम एंड हेंस इट डज नॉट कॉन्फर द राइट टू यूज और ट्रांसफर द राइट टू यूज. देखो मेरे पास कोई चीज का राइट खुद होना चाहिए ताकि मैं वो राइट किसी और को कॉन्फर कर सकूं. रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई चीज बनाई, कोई चीज इन्वेंट करी और वो चीज यूज करने के लिए मैं किसी और को राइट दे रही हूँ, तो वो क्या हो गया रॉयल्टी. मेरे को जो इनकम मिल रही है वो रॉयल्टी. जस्ट सिंपल एकदम एग्जांपल लूं ताकि ये बहुत जो हमको डीप बड़े बड़े डेफिनेशंस और बड़े बड़े टर्म्स लगते हैं कि मैंने एक बुक लिखी, बुक लिख के ऑब्वियसली मैंने लिखी है, मेरे पास राइट है उसको बेचने का, लेकिन मैंने किसी मतलब शॉप वाले को बोला कि भाई तुम इसको इतना इतना सेल करो और जो भी सेल होगी उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज मुझे चाहिए क्योंकि मेरी बुक है, अल्टीमेटली राइट्स मेरे थे सेल करने के, मैंने राइट आपको दिए है, तो मैं उसके ऊपर क्या ले रही हूँ, रॉयल्टी इनकम ले रही हूँ, राइट. तो अब उसमें क्या हुआ, मेरा राइट मैंने तुमको दिया इसीलिए रॉयल्टी हुई. यहाँ पे क्या हो रहा है, GoDaddy वगैरह जो डोमेन आपको दे रहे हैं दैट इज अ न्यू डोमेन विच दे आर क्रिएटिंग. दे आर नॉट गिविंग देयर ओन डोमेन नेम टू यू. उनका डोमेन नेम क्या है, लेट्स से GoDaddy.com. तो GoDaddy.com ये उनका डोमेन है. इस डोमेन को यूज करने का राइट आपको दे रहे हैं क्या, वो नहीं. वो एक नया राइट, एक नया डोमेन नेम क्रिएट कर रहे हैं जिसका उनके ऊपर कोई राइट नहीं है. अगर वो एक नया डोमेन मुझे देते हैं सपोज www.prajakta.com, सो वो prajakta.com वाला जो डोमेन है वो डोमेन इज नॉट द राइट ऑफ GoDaddy, राइट. वो ओन नहीं करता, उसने नया डोमेन क्रिएट करके मुझे दे दिया जो मैं ओन करती हूँ. सो इन दिस केस द domain is created for the customers which is not creating any proprietorship right in the name used as the domain. और वो क्या करता है, उसको रजिस्टर करके रखेगा कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट्स जो होती हैं उनके ऊपर. बट merely the assessee foreign company is not the owner of the domain name. It just facilitates with the registration और थोड़ा सा easy करके दे दे रहा है वो चीज, बट वो उस डोमेन का ओनर नहीं है. This principle may have been attracted in case of appellant if it had granted rights or transferred its his domain name. GoDaddy.com अगर उसने किसी और को यूज करने को दिया तो ये रॉयल्टी में आ सकता है, बट इस केस में नहीं आएगा. ये सिर्फ एक रजिस्ट्रार के जैसा काम कर रहा है कि हाँ ठीक है आपको डोमेन नेम चाहिए, ये अवेलेबल है,
ठीक है लाओ आपको दे देता हूँ और मैं रजिस्टर करवाने में आपकी मदद कर देता हूँ. That is what he is doing. He is not giving his own domain name. So accordingly, High Court held that the fee received by the assessee for registration of domain names cannot be treated as royalty, and the rationale of Satyam Infobase case cannot be applied to this case. So basically यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बोला गया है कि आपको सिर्फ रजिस्टर करके देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. डोमेन नेम आपका डोमेन नेम, GoDaddy अपना डोमेन नेम किसी को यूज करने को नहीं दे रहा है, ठीक है. सो रॉयल्टी नहीं होगा. सो दिस इज द थर्ड केस दैट हैज बीन एडेड. सो ये हमने बात करी रॉयल्टी कब होगा कब नहीं होगा. रॉयल्टी की डेफिनेशन पे बहुत सारे केस लॉज हैं ऑलरेडी, भी आप लोगों के मॉड्यूल्स में भी दिए हुए होंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग एनालिसिस वगैरह हो गए कि सॉफ्टवेयर वगैरह पे रॉयल्टी होगा कि नहीं होगा. सो ये जो राइट टू यूज वाला जो एक पूरा डेफिनेशन है रॉयल्टी का, वो काफी लिटिगेटिव है, लिटिगेशन उसके ऊपर रहते हैं नॉर्मली. सो अच्छे से पढ़ के रखने हैं हमें चीजें, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो हम उसको बराबरी से आंसर कर सकें. Now lastly, chapter number 22, double taxation relief. Can the claim for the foreign tax credit be accepted if the taxpayer inadvertently fails to file form 67 along with return of income, though such form is filed before receipt of intimation under section 143(1). So form 67 क्या होता है? Form 67 is relating to foreign tax credit. अगर आप रिटर्न में FTC क्लेम कर रहे हो तो आपको एक फॉर्म 67 फाइल करना रहता है. मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, 2024 का है, नया नया है. क्वेश्चन उनका ये था कि मैं भूल गया, फॉर्म 67 फाइल करना भूल गया FTC रिटर्न फाइल करते समय, लेकिन मैंने मेरे 143(1 मतलब मेरा रिटर्न जो मैंने फाइल किया वो प्रोसेस होने के पहले मैंने मेरा फॉर्म भर दिया था. तो अभी क्या बोल रहे हैं वो, सबसे पहले प्रोविजंस. रूल 128 ये इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये इनिशियली नहीं था बट हाँ इंट्रोड्यूस अभी है एग्जिस्टेंस में. एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन फर्निशिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर द इनकम ऑफर्ड for tax in the previous year on which the foreign tax credit is claimed in the form 67. Erstwhile rule 128(9) provides that the statement in form 67 is required to be furnished on or before the due date specified for furnishing the 139(1) in the manner specified for furnishing such return of income, right? So ये आपको furnish करना रहता है for claiming the return. Now what was the analysis? The High Court relied upon the decision of Supreme Court in case of CIT versus GM Knitting Industries, wherein the Apex Court held that even if the form जो पुराने फॉर्म्स थे अब वो ओमिट हो चुके हैं, was not filed but the same was filed during the assessment proceedings and before the final order of assessment was made, it would amount to sufficient compliance. फाइनल असेसमेंट होने के पहले उन्होंने फॉर्म भर दिया तो हम मान लेंगे कंप्लायंस हो गया, ठीक है. रिटर्न के साथ भूल गए, इट वाज एन इनएडवर्टेंट एरर, इंटेंशनली नहीं था, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, मियर फॉर्म नहीं फाइल किया, उस बेसिस पे उसका क्रेडिट रोका नहीं जाएगा. हाई कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ the return was filed without form 67, however the same was filed before intimation under 143(1) was issued for the credit, it can be considered or it should be considered. Filing of form 67 for FTC in terms of 128 is only directory in nature. वो एक तरीके से procedural format है. It should not be the sole point determining the allowability and disallowability. A claim which is genuine, which has documents, it can be substantiated, cannot be overruled basis the fact that this form was not filed. The rule is only for implementation of the provisions and it will always be directory in nature. In the present case, claim of foreign tax credit cannot be denied. So also they have given note 128(9) जो हमने अभी पढ़ा, इसको अमेंड किया है 1 April 2022 से, to provide that the statement is required to be furnished on or before the end of the assessment year. यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अब, ताकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम जो आती है लोगों को वो ना हो. Relevant to the previous year in which the income has been offered to tax or assessed in India and the return for such assessment year has been furnished within the time specified under 139(1) or 139(4).
तो अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, या तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करा या बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, और फॉर्म 67 रिटर्न के साथ भर दो तो वेल एंड गुड। नहीं भी हुआ है तो आपने ऑन और बिफोर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, अगर आपने एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के पहले पहले भी फाइल कर दिया है तो भी इट विल बी कंसिडर्ड। दिस इज बीन अमेंडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022। वो इसीलिए ताकि बहुत बार ये भी होता है, जैसे अब हम जुलाई की बात करें तो रिटर्न इंडिविजुअल्स का जुलाई में फाइल करना है, अभी हो सकता है जुलाई 31 है, डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है, निकल पा रहे हैं, सारे सबमिशन करने के लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सो कंप्यूटेशन तो हमने कर लिया, बट मे बी वी डू नॉट हैव ऑल द सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो फॉर्म फाइल करने में थोड़ा टाइम चाहिए, रिटर्न फाइल हो सकता है। सो बेसिकली उस केस में उन्होंने थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन जैसा दे दिया, एंड मोर और लेस यहाँ पर उन्होंने वो भी कंसिडर करा कि देखो अभी इंटीमेशन के पहले पहले भर दिया है तो फिर इस केस में हम आपका क्रेडिट डिसअलाउ नहीं करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द केस लॉज, वेरियस केस लॉज दैट वी डिस्कस्ड. So these are very very important from the upcoming examination point of view. The first case law that we discussed was relating to TDS deducted not reflecting on 26AS. So क्या होगा वो हमने बात करी. Then next हम लोगों ने बात करी जो सेलुलर कंपनीज है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या कमीशन बोल के उस पर 194H होना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया. थर्ड हम लोगों ने बात करी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में अगर हमारा ये है मतलब हमने डोमेन परचेज किया है तो क्या उसको रॉयल्टी माना जाएगा सामने वाले के हाथ में. एंड लास्टली हम लोगों ने बात करी कि फॉर्म 67 अगर डिले हुआ है तो हमारे क्रेडिट पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है. सो दीज आर द केसेस एडेड फॉर November 24. आई एज मेंशन्ड अर्लियर May 24 का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप रिविजन के लिए बिल्कुल May 24 का भी वापस देखो, और अभी का भी देखना ही है, वो तो रेलेवेंट है ही सही एग्जाम के लिए, और अच्छे से फैक्ट्स वगैरह एनालाइज करके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें. ऑलवेज कीप इन माइंड whenever you are discussing or reading out any case law, you need to be very very specific about the facts of that case. आपको बहुत बार ऐसे जजमेंट्स मिल जाएंगे जो कि सेम बात पे हो सकता है अलग जजमेंट दिया गया हो. उसका रीजन होता है कि वहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों केसेस के फैक्ट्स अलग अलग थे. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझ के फैक्ट्स क्या है, कौन से रेलेवेंट प्रोविजंस इफेक्ट हो रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस और डिसीजन लिखना भी है. अगर आप लिख भी रहे हो एग्जाम में केस लॉ बेस्ड आंसर्स, फैक्ट्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. तो वो फैक्ट्स अच्छे से समझ के आपको लिखना है कि ये रीजन, ये फैक्ट था और क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था इसीलिए डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और बेसिस ऑन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑब्वियसली. So this is all about the case laws. Go through it. If you have any doubt, any issues relating to this, feel free to discuss. इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दूसरे जगह पर हेल्प की जरूरत पड़ती है कि प्रेजेंटेशन रिलेटेड या कुछ भी किसी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, any kind of help you require from for your examination, feel free to connect with me. All the very best for your examinations. Prepare well, and yes, all the best.